या उसको यूज करते हो, दैट्स मीन आप उस कॉलम में कोई भी नल वैल्यू को इंसर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है। यूनिक की कॉन्स्टेंट आपका बोलता है कि आप जो अपने टेबल में डेटा इंसर्ट करने वाले हो, जिस कॉलम के ऊपर आपने यूनिक की कॉन्स्टेंट को ऐड करा है, उस कॉलम के अंदर आप कोई भी डुप्लीकेट डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है। इट इज नॉट अलाउ द डुप्लीकेट डेटा। ठीक है। प्राइमरी की होता है, अगर हम बात करते हैं, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द यूनिक की कॉन्स्टेंट और नॉट कॉन्स्टेंट। बट whenever we have to create the primary key on a table, so it will create the cluster index on table। ठीक है। और जो cluster index है वो बोलता है आपकी जो टेबल के अंदर है डेटा है वो फिजिकल स्टोर होना चाहिए। लॉजिकल डेटा के ऊपर कभी भी हम इसको क्रिएट नहीं करते हैं। जैसे तब मैं यूनिक की कॉन्स्टेंट को क्रिएट कर रहा था। ठीक है। राइट। अब मैं आपको उसका एक थोड़ा सा एग्जांपल बताता हूँ। हम क्रिएट करते हैं क्रिएट टेबल T1, एक ही कॉलम ऐड करूंगा मैं इसमें, आईडी इंटीज। राइट। ये मेरी टेबल क्रिएट हो गई है। नाउ हम इसमें डेटा इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू T1 वैल्यूज। राइट। ये सिंटेक्स हमारा होता है और मैंने यहाँ पे डाल दिया 101। अब मैंने इस टेबल के अंदर डेटा स्टोर करा लिया। अब 101 की मेरी यहाँ पे एंट्री बन गई होगी। ठीक है। अगर आपको किसी अंदर के टेबल का डेटा देखना है तो सीधी सिंपल क्वेरी है आपके पास, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T1। राइट। तो मैंने इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करा, तो ये मेरी क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है। हमें इस टेबल के ऊपर यूनिक की कांस्टेंट ऐड करना है। राइट। तो हम कैसे करते हैं, ऑल्टर टेबल T1 ऐड कांस्टेंट T1 अंडरस्कोर आईडी। और किस तरह का हमें बनाना है, हमने बना दिया है यूनिक। और किसके ऊपर बनाना है, कॉलम इज द आईडी। ठीक है। तो ये मेरा कांस्टेंट यहाँ पे क्रिएट हो गया, मतलब यानी कि मैंने इस टेबल के ऊपर इसमें यूनिक डेटा वो हमने ऐड कर दिया। ठीक है। नाउ अब मैं इसमें डेटा इंसर्ट करने जाता है, मुझे बताता है यूनिक की कांस्टेंट कैन नॉट इंसर्ट द डुप्लीकेट की इन ऑब्जेक्ट, द डुप्लीकेट की वैल्यू इज 101। ठीक है। अगर आपको किसी कांस्टेंट को ड्रॉप करना है तो आप कैसे करते हो, ऑल्टर टेबल सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। T1 ड्रॉप कांस्टेंट T1 अंडरस्कोर आईडी। तो ये मेरा कांस्टेंट यहाँ पे ड्रॉप हो गया। अब अगर मुझे इसके ऊपर, ठीक है, अब देखो तब अपने यूनिक की कांस्टेंट को ऐड करा था तो वो हमें क्या बोल रहा था, वो मुझे बोल रहा था कि आप जिसके ऊपर भी ये क्रिएट करते हो, ठीक है, तो हमने क्या कर रहा है, ऐड कांस्टेंट T1 यूनिक की कांस्टेंट। ठीक है। अब हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे ऐड कर देते हैं प्राइमरी सर या। सर एक बार ये बता देंगे, मेरा नेट कनेक्ट नहीं हो रहा था, मेरा अभी हुआ है, बीच तो में हो मैंने गया कुछ था। नहीं बताया, अभी मैंने तक कुछ नहीं बताया, जो बताया मैंने पीछे का ही बताया, आगे का मैंने कुछ नहीं बताया। जी सर। हमने अच्छा। कांस्टेंट ऐड करना बताया है, कांस्टेंट ड्रॉप करना बताया है, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को करा चुका हूँ। मैं जी अब सर। आपको ये बता रहा हूँ, और जैसे मैंने अभी आपको बताया प्राइमरी की तब हम क्रिएट करते हैं। किसी ने मेरे से ये नहीं पूछा कि सर तब हम प्राइमरी की क्रिएट करते हैं, आप बोल रहे हो क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट करते हो, और आप कहते हो फिजिकल डेटा होना चाहिए। फिजिकल डेटा का मतलब क्या होता है, जैसे मैं अब इस पे क्रिएट करना चाहूंगा ना, तो ये क्रिएट नहीं होगा उसके ऊपर प्राइमरी की। क्या कह रहा है, could not create constant or index, so see previous errors। ये क्या कह रहा सर है, जो एक्सक्यूज मी। आपका प्राइमरी की है ना,
वो क्या बोलता है, वो पहले आप उस कॉलम को नलेबल बनाओ, तभी आप उस कॉलम के ऊपर प्राइमरी की को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। दैट्स मीन प्राइमरी की क्या चेक करता है, टेबल के अंदर का डेटा भी चेक करता है भाई। उसे नहीं पता, उसे भरोसा नहीं है जो आप बना रहे हो। ठीक है। तो वो आपको यही बोलता है कि तब भी आप प्राइमरी की क्रिएट करो, तो जो आपका कॉलम का जो है, वो है डिस्क्रिप्शन है, वो आपका नोट नल कॉलम होना चाहिए। आप उसी कॉलम के ऊपर, अगर आपको बाद में ऐड करना है, उसी के ऊपर प्राइमरी की ऐड कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर अभी मैं इसको कर देता हूँ। सर या सर ये कुछ कहना है। बताओ। सर ये हमारे पास मतलब जो रिकॉर्डिंग का ने ट्रायल ले रखा था ना आईडीएम से सर, वो परचेज हम्म करने को कह रहा है। तो सर वो रिकॉर्डिंग भी कई क्लासेस छूट रही हैं और आज भी सर क्लास हो रहा है, ऐसे मतलब हमारी कुछ क्लासेस छूट गई हैं, रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है। तो एसक्यूएल की सर अगर कोई क्लासेस रिकॉर्डेड नहीं है हमारे पास। सर ये थोड़ा सा इशू है, मतलब अगर कुछ और ट्रिक हो तो रिकॉर्ड क्लास करने का। नहीं, ऐसा कैसे कर सकते हो बताओ, मेरे पास तो ऐसा नहीं है ना। आप उसको दोबारा से इंस्टॉल कर लो, ये तो ऑप्शन है आपके पास। नहीं सर, वो पता है डिवाइस से लेता है। हम मैंने मेल आईडी चेंज कर करके बहुत बार करा, वो डिवाइस से ले रहा है सर। मेरे पास तो और डिवाइस नहीं, डिवाइस को वो फैच करता है। मतलब पहले डिवाइस ही होता है, उस डिवाइस के हिसाब से जो 30 डेज का ट्रायल देता है। राइट, राइट, जी राइट। जी। ठीक है, तो कोई और स्टार्ट कर दो ना उसको। सर अगर एक आइडिया है मेरे पास, अगर स्काइप पे हो सके तो सर उसमें हो जाएगा। स्काइप पे कोई इशू नहीं आती, उस पर रिकॉर्डिंग करके हम अपने फोल्डर में भी ले सकते हैं। नहीं नहीं, देखो अब मैं वही बता रहा हूँ ना आपको, जी जी। जैसे जो आप कर रहे हो ना। क्योंकि सर ऐसे क्लास भी छूट गई है कई सारी। वैसे तो मैंने आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करा रखे हैं हर किसी के। जी जी सर, लेकिन ठीक सर है। वो होता है ना कभी कभार थोड़ा सा नोट्स में भी कुछ समझना है तो हम रेफरेंस देने के लिए वीडियोस में आते हैं ना, तो वहाँ पर हाँ थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल। जरूरत पड़ अगर जाता है, ये आपको हो एक जाता भी है। क्लास, देखो यार, आप जी मुझे आज बता रहे हो, ठीक है। जी। अब मैं किसी का जाके इंस्टॉल कराऊंगा तो नहीं नहीं सर, बस अगर स्काइप पे हो जाए, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है, बस 2 क्लास छोड़ के मैं बाकी सबको वो दे दूंगा। लेकिन सर अगर स्काइप पे हो जाता तो फिर वो तो सबके पास हो जाएगा। वो तो क्या ही मतलब करना है उसको, उसको तो नॉर्मल ऐप है सर वो, प्ले नहीं, स्टोर पे। किसी ने करा तो है, किसी और ने करो, कोई और कर लो ना भाई। कुछ जरूरी मैं थोड़ा ही नहीं है कि ये अंगद ही मैंने कराए, कोई और कर लो। सर मैंने बहुतों से बात करी है, सबके साथ ही इशू आ रहा है, तभी मैं आपसे थोड़ा कह रहा हूँ। नहीं नहीं, ये क्यों नहीं कर रहे जी। सोहेल, आप क्यों नहीं कर रहे हो रिकॉर्डिंग? सोहेल, हीना। सर सोहेल, मैं आपने कर तो करा था ना? लूँ। मेरा यहाँ थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है, इस चक्कर में मैं वो एग्री नहीं कर रही। डाउनलोड करने के लिए अभी सर ने बताया था अभी चित्तन सर ने, वो सबके साथ, वो 30 दिन के बाद सबके साथ ही इशू आएगा, अब वो दोबारा से करना पड़ेगा। वो अभी हाँ तो चित्तन कर सर लो से भाई, बात मैं कर तो लो, वही कह रहा हूँ। जिसको भी दिक्कत आ रही वो बता देंगे। उन्होंने मुझे बताया था, तो हो गया दोबारा से। नहीं लेने पैसे, मतलब पैसे नहीं देने पड़े उनको फिर। नहीं क्या? नहीं, पैसे देने की कोई जरूरत नहीं होती, कोई दूसरे वाला कर दो तब तक का भाई, अगर ऐसा है तो। अरे नहीं अंगद, तुम अभी चित्तन सर से बात करना, वो तुमको शायद एक एक दो का नंबर दे देंगे, वो तुमको बता देंगे कैसे करना है। मेरा भी ठीक है उन्होंने ही ठीक है। करवाया था। अच्छा अच्छा ठीक है, क्योंकि 30 डेज का ट्रायल ओवर हो चुका है तो फिर अब हाँ वीडियोस हाँ डाउनलोड हाँ, ही नहीं हो ऐसे रही ही हैं। होता है, मेरा भी ऐसे ही हुआ था। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। नहीं, वो है, उसका ऑल्टरनेट सॉल्यूशन है, बट वही है ना कि आप लोगों को वो क्लास से पहले बात करनी पड़ेगी ना। अब मेरे पास ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है अभी के टाइम पे कि मैं आपकी हेल्प जी कर पाऊंगा उसमें। ठीक है। आपको कोई भी चीज से रिलेटेड है, क्लास से रिलेटेड है, कुछ भी है, कोई डाउट है, तो उसके जी लिए आप मुझे जी रीच आउट कर लो। ठीक है। जी। आज का क्लास को रिकॉर्डिंग कर रहा है क्या? अभी तो किसी को रिकॉर्डिंग नहीं है भाई। अभिषेक, नो सर, मेरा टीएलडीपी लॉग आउट हो गया है सर। दोबारा से लॉग इन करो। अंगद तुम कर लो, तुम्हारा टीएलडीपी लॉगिन है ना। तो वो नहीं, वो भी कहाँ हो रहा है, उसके भी 30 डेज पार हो चुके हैं। नहीं, रिकॉर्डिंग तो हो जाएगी। मैं कर रहा हूँ, 1 मिनट, मुझे उसके लिए लैपटॉप ऑन करना पड़ेगा। मैं क्लास से कर रहा हूँ ना फोन से। नहीं, लैपटॉप, बिना लैपटॉप के तो मैंने मना ही करा था।
नहीं नहीं सर, मैं लैपटॉप से कर रहा, मैं बाहर से आया था ना, तो जब तक क्लास ना छूट जाए फोन से कर रहा था, लैपटॉप से कर रहा हूँ। एक मिनट। ठीक है, चलो फिर आगे कर लेते हैं। अब जैसे हम किसी भी कॉलम को अगर मुझे वो करना है, नॉर्मल कांस्टेंट ऐड करना है, तो हम उसको पहले ऐसे कर देंगे, हमने ऑल्टर कर लिया। अब हम उसके ऊपर प्राइमरी की ऐड कर लेंगे। तो ये मैंने कर दिया पी के अंडर स्कोर आईडी के नाम से। अब हमारे टेबल के ऊपर ये वाली की क्रिएट हो गई प्राइमरी की। ठीक है, यहाँ तक का ठीक है कि हमारा जो भी होता है जब हम प्राइमरी की क्रिएट करते हैं तो इट विल क्रिएट द क्लस्टर इंडेक्स ऑन अ टेबल। सर अब देखना हम अब बात करते हैं बेसिकली फॉरेन की सर हेलो हाँ जी। सर हाँ जी, देखना अब आया होगा, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आया होगा, अप्रूव करने। ठीक है मैं कर देता हूँ। अभिषेक की साइड से आया है। ठीक है, ओके। अब बेसिकली हम बात करते हैं फॉरेन की। और मैंने आप लोगों को बताया था जो फॉरेन की होता है, बेसिकली फॉरेन की कुछ नहीं होता। फॉरेन की हमारा दूसरे टेबल में प्राइमरी की होता है, बस हम उसका रेफरेंस लेते हैं अपनी किसी दूसरी टेबल के अंदर। ठीक है, अब जैसे पेरेंट्स चाइल्ड का जो रिलेशनशिप होता है वो होता कैसे है भाई? ऐसा तो नहीं है ना कोई, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को एग्जांपल दिए थे कुछ। ठीक है, बताया था कि जो रिलेशनशिप होता है, डिपेंडेंसी होती है, वो कैसे क्रिएट होती है। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी एक टेबल की दूसरी टेबल पे क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो होता है वो फॉरेन की होता है। ठीक है, और फॉरेन की में जब हम क्रिएट करते हैं वो किसी दूसरे टेबल में प्राइमरी की होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी कॉलम को उस टेबल के अंदर रेफर कर देंगे, रेफरेंस दे देंगे। ठीक है, अगर आपको किसी टेबल का दूसरी टेबल के अंदर रेफरेंस देना है तो वो उस टेबल में प्राइमरी की पे होना चाहिए। अगर वो प्राइमरी की पे नहीं है तो फिर आप उस टेबल में कोई भी डेट वो फॉरेन की क्रिएट नहीं कर पाओगे। ठीक है, जैसे हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट टेबल। ठीक है, मैंने बोला क्रिएट टेबल टीपीटी। ठीक है, ये हमारी डिपार्टमेंट टेबल है और हम इसमें क्रिएट कर लेते हैं जैसे डीपीटी नंबर, और इसको हम बना लेते हैं इंटीजर। और मैंने बताया है कि ये मेरा है प्राइमरी की। ठीक है, एक हम बना लेते हैं यहाँ पे डी नेम। ठीक है, यानी कि डिपार्टमेंट का नेम। इसको मैं कर लेता हूँ वेर 20। ठीक है, तो ये मेरी यहाँ पे टेबल क्रिएट हो गई है। ठीक है, तो हमारी सिंपल एक डीपीटी टेबल मैंने क्रिएट करी है। इसमें जो डीपीटी नंबर है वो हमारा प्राइमरी की है, और जो डी नेम है यानी कि डिपार्टमेंट का नेम, और डीपीटी नंबर है यानी कि डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, अब इसके बाद आपको कोई भी टेबल क्रिएट कर दिया, जैसे पेरेंट्स टेबल है तो पेरेंट्स टेबल सबसे पहले क्रिएट होगी। पेरेंट्स पहले होगा, चाइल्ड पहले होगा? तो पेरेंट्स पहले आता है, राइट? अगर हम हायरार्की की बात करते हैं तो हमारी ये टेबल है डीपीटी टेबल। अब मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ, क्रिएट टेबल ईएमपी। ठीक है, ईएमपी नंबर। ठीक है, ये भी मैंने इंटीजर ले लिया और इसको भी मैंने प्राइमरी की बना दिया। ठीक है, इसके बाद मैं ले लेता हूँ ई नेम यानी कि एम्प्लॉय का नेम। इसको हमने बना दिया है वेरकेर 20 कोमा सेल। ये है हमारा इंटीजर। इसके बाद जीपीटी नंबर। ठीक है, और ये भी मैंने बना दिया इंटीजर।
ठीक है। अब आप देख रहे हो तब मैंने इस टेबल को क्रिएट करा, तो ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे पास नहीं करा। ठीक है। अगर मैं इस टेबल को ऐसे क्रिएट कर देता हूँ तो ये मेरी टेबल क्रिएट हो जाएगी, राइट। और मैं इस टेबल के अंदर अगर डेटा इंसर्ट कराऊं, मुझे इस टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करना है, इंसर्ट इनटू ईएमपी वैल्यूज। ठीक है। 101 नेम रख देते हैं टेस्ट, कॉमा सैलरी 2000 नॉट 20। तो आप देखोगे यहाँ पे मेरा इस टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट हो गया है। मैं आपको सेलेक्ट करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। तो मैंने इस टेबल के अंदर एक रो इंसर्ट करी है, तो ये मेरा इस टेबल के अंदर आपको डेटा भी दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये डेटा भी दिखाई दे रहा। तो अभी हमारा, अगर मैं इस टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करने जाता हूँ, जैसे ये मेरे पास डीपीटी टेबल है, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे ले लेता हूँ। ठीक है। इसकी जगह मैंने डीपीटी पास कर दिया, और डीपीटी में हमारे पास दो ही कॉलम है। एक है डीपीटी नेम नंबर, मैंने 10 डाल दिया, और इसको मैंने डाल दिया है एफएन, यानी फिनेंस। तो ये मेरा डेटा इस टेबल के अंदर भी इंसर्ट हो गया है। ठीक है। तो ये हमारी नॉर्मल टेबल है। ठीक है। देयर आर नो डिपेंडेंसी टू ईएमपी टेबल और डीपीटी टेबल। डीपीटी टेबल के ईएमपी टेबल के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ना ईएमपी टेबल की ना डीपीटी टेबल के साथ कोई डिपेंडेंसी है। ठीक है। राइट नाउ अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं इस टेबल को ड्रॉप कर देता हूं, ईएमपी। ठीक है। तो टेबल ड्रॉप अगर आपको करना है तो ये सिंटेक्स होता है ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम। ठीक है। अब अगेन मैं, जैसे हमने पहले टेबल क्रिएट करी थी, ये हमारे ऊपर तब मैंने सर करी क्रिएट ये एफ में एन नॉर्मल एफ टेबल थी। एन एफ एन क्या है सर? सॉरी, एफ एन क्या है सर? एफएन तो डेटा है, यहाँ पे मैं कुछ भी डाल सकता हूँ डेटा। ओके सर, ठीक है सर। बेसिकली हमारी इस टेबल में जो है डीपीटी टेबल है, इसमें दो कॉलम है, एक डीपीटी नंबर एक डिपार्टमेंट का नेम है। तो डिपार्टमेंट नंबर है 10, और डिपार्टमेंट का नेम है एफएन, मतलब फाइनेंस। ठीक है। ओके सर। एचआर भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, वो तो आप एबीसीडी कर कुछ भी कर सकते हो, राइट। ठीक है। अकाउंट कर सकते हो, वो डिपार्टमेंट के ऊपर है। तो ये हमारी नॉर्मल टेबल थी। अब मैं इस टेबल को क्रिएट कर रहा था, दैट्स इन ये मेरी नॉर्मल टेबल क्रिएट हो रही थी, बिकॉज ऑफ दैट। तो यहाँ पे कुछ भी कोई मेरी डिपेंडेंसी नहीं थी। अब जैसे हम यहाँ पे, मैंने डीपीटी नंबर इंटीजर लिखा है यहाँ पे। ठीक है। अगेन तो हमें क्या करना है, हमें लिखना है इसके बाद रेफरेंसेस। ठीक है। आपने लिखना है फिर फॉरन की। ठीक है। और हमारी टेबल का क्या नाम है, डीपीटी। और डीपीटी टेबल में कौन सा कॉलम था जिसको हम यहाँ पे रेफरेंस पास कर रहे हैं, दैट्स मीन डीपीटी नंबर।
ठीक है, तो अब मैं इस टेबल को क्रिएट कर देता हूँ। ऑन द फॉरन की, अच्छा सॉरी, ठीक है। अब हम इस टेबल को क्रिएट कर लेता हूँ मैं। अब मेरी ईएमपी टेबल क्रिएट हो गई है। अब देखो जो मैंने यहाँ पे डीपीटी नंबर रखा है ना, ये डीपीटी नंबर, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो नेम इस टेबल में है वही कॉलम का नेम मैं इस टेबल के अंदर रखूं, ठीक है। तो वी कैन चेंज द कॉलम नेम, बट जिस भी कॉलम के ऊपर मुझे बनाना है उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो डिस्क्रिप्शन है, जैसे इंटीजर मेरा इधर है तो इंटीजर ही आपको इधर पास करना पड़ेगा। मैंने बोला फॉरेन की रेफरेंसेस, ये मेरी टेबल है डीपीटी, और कौन से कॉलम पे मैंने पास करा है डीपीटी नंबर। मैंने डीपीटी नंबर के ऊपर ही प्राइमरी की ऐड करा था, राइट। तो तब ये मेरा क्रिएट हो गया। अब हम इस टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इस टेबल को कर देते हैं ट्रंकेट, ट्रंकेट टेबल डीपीटी। ये टेबल हमारी ट्रंकेट हो गई है। अब ये क्या बोल रहा है देखो, बिकॉज इट बिंग रेफरेंस बाय ए फॉरेन की कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो आप किसी भी टेबल को इस तरह से ट्रंकेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं इसमें टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करने जाता हूं, जैसे ये मेरा डेटा है, ठीक है। नाउ अब मैं इसमें डेटा इंसर्ट करता हूं, और मैं इसको इंसर्ट करने जाता हूं तो ये मुझे एरर थ्रो करता है। देखो एरर पढ़ो अब आप इसका, द इंसर्ट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्ट विद द फॉरेन की कॉन्स्टेंट। अब हमारा फॉरेन की का जो नेम है ये यहाँ पे नेम है इन डेटाबेस टेबल डीपीटी कॉलम डीपीटी नंबर, ठीक है। अभी आपको बोल रहा है जो आप इसमें डेटा इंसर्ट करने जा रहे हो ना, जैसे 101 है, टेस्ट है, 2000 है, ठीक है। ये आपका डेटा है, आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो। बट जिस कॉलम का आपने यहाँ पे रेफरेंस दिया है वो उस केस में क्या होता है, वो कॉलम वो डेटा वहां पे पहले एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे मैं 10 के साथ जाता हूँ तो ये मेरा डेटा यहाँ पे इंसर्ट हो गया। क्यों इंसर्ट हो गया? अगर मैं करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीपीटी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीपीटी, तो तब मैं चलाता हूँ तो देखो 10 का जो डीपीटी नंबर है 10 है, राइट, और एफएन है। हमने किसकी एंट्री करी है यहाँ पे 101 टेस्ट 2000 और 10, ठीक है। तो जो मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ ना 10 वाली, तो 10 वाली मैं कितनी भी एंट्री कर लूँ वो हो जाएगी। जैसे मैं कर देता हूँ यहाँ पे कंट्रोल वी, ठीक है। ये 102 हो गया हमारा, ये मेरा 103 आ गया, टेस्ट 1, टेस्ट 2, 3, 4, ठीक है। अब मैं इन टेबल के इनके एंट्री कर देता हूँ इन रिकॉर्ड्स की, तो ये मेरे रिकॉर्ड यहाँ पे एंटर भी हो गए। और मैं करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। अब आप देखोगे जो हमारा डेटा है इस टेबल के अंदर आपकी 3 रो है, 101, 102, 103 एंड 1। हमारे पास 3 रिकॉर्ड है, और 3 के 3 रिकॉर्ड यहाँ पे आपको दिख भी रहे हैं। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे हो जो हमारी एमपी टेबल है इसके अंदर मेरे 3 रिकॉर्ड है, ठीक है। अब मैं एक और एंट्री करने जाता हूँ, जैसे ये वाली मेरी एंट्री है, और मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ
25 -3 104। ठीक है। अब देखो, ये हमें एरर थ्रो करेगा। क्यों एरर थ्रो करेगा? कि जो आप यहाँ पे डेटा डिलीट कर रहे हो ना, जो इंसर्ट कर रहे हो, सॉरी, वो आप डेटा यहाँ पे इंसर्ट नहीं कर सकते क्योंकि कॉन्फ्लिक्टेड है, क्योंकि 20 जो हमारा डिपार्टमेंट नंबर 20 है, वो हमारे डीपीटी टेबल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एक डीपीटी नंबर 20 की यहाँ पे एंट्री करनी पड़ेगी। जैसे ये है मेरे पास यहाँ पे डेटा, मैं कर लेता हूँ 20। ठीक है। और ये हमने HR के नाम से बना दिया है। ये हमारी एंट्री हो गई। अब देखो, तब मैंने इस टेबल के अंदर एंट्री करी, 20 की हमारी यहाँ पे एंट्री होगी। अब देखो, तब मैंने 20 करी, तभी मैं इसमें डेटा इंसर्ट कर पा रहा हूँ 20 से। हो गया। पहले यही क्वेरी हमारी एरर दे रही थी, सेम क्वेरी। अब मैंने वहां पे एंट्री बनाई तो मेरी डेटा यहाँ पे इंसर्ट हो गया। ठीक है। तो हमारी डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई है डीपीटी टेबल की के ऊपर। अगर आप ईएमपी टेबल के अंदर कोई भी डेटा इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है, और जिस कॉलम का आपने रेफरेंस दिया है, तो उसकी वैल्यू हमारी जो उसकी पेरेंट्स टेबल है उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है। तो इंसर्ट का केस क्या बोलता है? इंसर्ट स्टेटमेंट इंसर्ट स्टेटमेंट बोलती है पेरेंट्स टेबल में हमारी पहले एंट्री होनी चाहिए, उसके बाद ही आप उसकी एंट्री चाइल्ड टेबल में कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे मैं डिलीट करता हूं, डिलीट फ्रॉम टीपीटी वेयर डीपीटी नंबर इज इक्वल टू 20। तो ये मेरी सही वो है, सही सिंटेक्स है। सर आपने 20 को इन्वर्टेड कोमा लगवाने थे। कहाँ पे बच रहा है? 20 की बोथ साइड पर। क्यों लगेगा बोथ साइड में? क्योंकि सर आपने पहले भी हमें जिस ऐसे स्टेटमेंट कराई है उसमें लगवाया था आपने। नहीं, मैंने तो नहीं बोल रहा था डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, और फिर मैंने बोलता भैया जो भी आपने कंडीशन पास करनी है आप पास कर दो। ठीक है सर। अगर आपका डेटा टाइप वेरकेयर है, मैंने उस केस में लगवाया था। डेटा टाइप हमारा इंटीजर है, हम क्यों लगाएंगे उसके बाद दोनों साइड? ओके सर। अब मैं स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता हूं तो देखो, ये मेरा डिलीट स्टेटमेंट बोल रहा है द डिलीट स्टेटमेंट इज कॉन्फ्लिक्ट विद द रेफरेंस, ये बोल रहा है एक्टेड इन द डेटाबेस। ठीक है। और ये आपकी ईएमपी टेबल में डीपीटी नंबर 20 की एंट्री है जो भी हमने करी है। ठीक है। अगर आपको कोई डेटा पहले डिलीट करना है तो पहले डिलीट कहाँ से करना पड़ेगा? आपको चाइल्ड टेबल से जाकर डिलीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चाइल्ड टेबल 10 पेरेंट्स टेबल। ठीक है। अब हम क्या कर देते हैं? डिलीट फ्रॉम ईएमपी वेयर डीपीटी नंबर इक्वल टू 20। ठीक है। ये डेटा पहले यहाँ से डिलीट हो गया। अब मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो, अब ये हमारी क्वेरी भी एग्जीक्यूट हो जाएगी, सक्सेसफुली हो गई। ठीक है। तो ये रहता है क्योंकि क्या है, एक टेबल दूसरी टेबल के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है। अब जैसे मैं अगर ड्रॉप भी करने चाहूंगा तो ड्रॉप के केस में भी यही बोलेगा मुझे, ड्रॉप टेबल डीपीटी। ठीक है।
अब मैं इसको ड्रॉप करूंगा तो ये ड्रॉप नहीं होगी, ये मुझे एरर थ्रो करेगी। कुड नॉट ड्रॉप ऑब्जेक्ट डीबीटी बिकॉज इट रेफरेंस बाय ए फॉरेन की कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये बोल रहा है जो आप डीबीटी टेबल को डिलीट करने जा रहे हो भाई, इसका रेफरेंस फॉरेन की कॉन्स्टेंट के साथ है। तो सबसे पहले आप या तो उस फॉरेन की जो कॉन्स्टेंट है उसको ड्रॉप करो, या जिस फॉरेन की के साथ आपका टेबल पे है उस टेबल को ड्रॉप करो। उसके बाद ही आप पेरेंट्स टेबल को डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो द सेम स्टेटमेंट इसके लिए भी है। तो जो आपका इंसर्ट का केस है उसमें चाइल्ड टेबल, ठीक है, और फिर पेरेंट्स टेबल। इंसर्ट का केस पहले आपका पेरेंट्स टेबल में एंट्री होनी चाहिए, देन चाइल्ड टेबल में एंट्री होनी चाहिए। अब जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि जिस भी कॉलम का हम रेफरेंस लेते हैं वो हमारा दूसरी टेबल में प्राइमरी की होना चाहिए। मैंने अभी आपको यही बताया है, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं उसी तरह से। क्रिएट टेबल dpt1। रहे हो फॉरेन की भाई, ठीक है। वो बोल रहा है जिस टेबल का आप रेफरेंस ले रहे हो उसके ऊपर तो कोई प्राइमरी की है ही नहीं उस कॉलम पे, तो आप विदाउट प्राइमरी की फॉरेन की क्रिएट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो फॉरेन की होती है, फॉरेन की होता क्या है, फॉरेन की ये होता है इट इज द प्राइमरी की ऑन द अनदर टेबल विच वी रेफरेंस इन द अनदर टेबल। ठीक है, एक जो प्राइमरी की होती है एक टेबल के ऊपर होती है, उसका रेफरेंस हम किसी दूसरी टेबल के ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, वही हमारी बाद में जाके फॉरेन की हम उसको बना देते हैं। ठीक है, जो रेफरेंस बनता है वो फॉरेन की होता है। अब क्या होता है, तब फिर उसके बाद हमारी टेबल क्या हो जाती है, डिपेंडेंट हो जाती है एक टेबल दूसरी टेबल के ऊपर। जैसे भी मैंने करके आप लोगों को बताया, जब हमने डीपीटी टेबल बनाई तब मैं इंसर्ट कर रहा था। अगर मैंने डीपीटी टेबल के अंदर कोई भी डेटा इंसर्ट नहीं करा तो मैं उसकी चाइल्ड टेबल के अंदर कोई भी डेटा इंसर्ट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे अब आप उसको उस तरह से समझो, जैसे सबसे पहले क्या बनता है, स्ट्रक्चर बनता है, राइट, चीजें बाद में आती है, बिल्कुल। अब क्या होता है, जैसे आप ही की एक कंपनी है, राइट, जैसे अभी इन्होंने सोहेल ने एक कंपनी बना ली एबीसी नाम से, ठीक है। अब सबसे पहले ये क्या करेंगे, ऐसा थोड़े ना उसमें 10 डेवलपर ले आएंगे, 4 एचआर ले आएंगे, काम उनका है नहीं। पहले तो वो बनाएंगे ना कि हम एक डिपार्टमेंट बनाएंगे, उस डिपार्टमेंट का ये काम होगा, उसका ये होगा, उसका ये
स्ट्रक्चर आप बनाओगे कि आप इस टेबल में इस तरह का डेटा इंसर्ट करो। अगर आप उससे अलग कोई डेटा इंसर्ट करते हो तो आपका डेटा बिकॉज़ ऑफ दैट जो आपकी पेरेंट्स टेबल है उसमें उस तरह का कोई भी डेटा नहीं है। ठीक है? जिसकी आप एंट्री जिसका आपने रेफरेंस अपनी चाइल्ड टेबल में लिया है, फर्स्टली उसका जो डेटा एंट्री है वो उसकी पेरेंट्स टेबल में होनी चाहिए, जिस कॉलम का आपने रेफरेंस लिया अपनी चाइल्ड टेबल के अंदर। अगर आपने वो सबसे बड़ी बात, जिस भी टेबल का आप रेफरेंस लेते हो, जिस भी कॉलम का रेफरेंस लेते हो, तो उस कॉलम जिस कॉलम को आप ले रहे हो वो हमारा प्राइमरी की पे होना मैंडेटरी है। अगर वो हमारा प्राइमरी की पे नहीं है, तो फिर हम फॉरेन की क्रिएट नहीं कर सकते हैं। डिपेंडेंसी हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, तो 12 से मैं इसमें प्राइमरी की ऐड कर देता हूँ। ठीक है? ठीक है? अब मैंने इसको ऐसे करा, ये टेबल क्रिएट हो गई और अब मैं इस टेबल को क्रिएट कर देता हूँ, तो आप देखोगे हमारी ये वाली टेबल भी क्रिएट हो गई। क्यों क्रिएट हुई? हमने तो केवल इस टेबल में प्राइमरी की ऐड करी और ये पहले एरर दे थी, ऑटोमेटिकली ठीक हो गई। दैट्स मीन अब जो हमारी DPT1 टेबल है, वो उसका डिपेंडेंसी जो है हमारी ईएमपी टेबल के ऊपर है। ईएमपी टेबल की हमारी डिपेंडेंसी डीपीटी टेबल के ऊपर है। अगर आप कोई भी स्टेटमेंट पास करते हो, जैसे इंसर्ट का केस आपका बोलता है पहले आपका डेटा प्राइमरी उसमें पेरेंट्स टेबल के अंदर होना चाहिए, ठीक है? तभी आप उसकी चाइल्ड टेबल में डेटा इंसर्ट कर सकते हो। वाइस वर्सा है, ठीक है? अब जैसे आप डिलीट स्टेटमेंट चलाते हो, ठीक है? तो डिलीट स्टेटमेंट आपकी बोलती है पहले आप चाइल्ड टेबल से डेटा डिलीट करोगे, उसके बाद ही आप उसकी पेरेंट्स टेबल से डेटा डिलीट कर पाओगे। जैसे आपने कोई घर लिया, ठीक है? राइट? तो आप क्या करते हो, घर ऐसे गिरा दोगे? बुलडोज़र बुलाया गिरा दोगे? भाई पहले उसके अंदर से आप सामान निकालोगे, तभी तो आप घर को गिराओगे, राइट? अगर आपने कोई सामान लेना है, ठीक है? तो आपने सामान ले लिया, सामान रखोगे कहाँ? उसके लिए आपके पास घर होना चाहिए, ठीक है? ये डिपेंडेंसी होती है उस तरह से। तो यहाँ पे भी उसी तरह की डिपेंडेंसी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मेबी आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा कि फ़ॉरेन की कैसे काम करती है, क्यों नीड है फ़ॉरेन की। द स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्पल इज दैट कि आपने कोई घर बनाया, ठीक है? तो आप घर बनाने से पहले सामान नहीं खरीदते ना। जब घर बन जाता है पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है, उसी के बाद आप उसके अंदर सामान डालते हो, ठीक है? कल को उसको आपको उस घर को तुड़वाना है तो आप क्या करोगे? पहले सामान निकालोगे ना, तभी तो घर को तुड़वाओगे ना। सेम आपका यहाँ पे काम करता है। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है। एक बार सर दोबारा समझा दीजिए फॉरेन की। ठीक है, देखो जो फॉरेन की होता है इट इज वो हमारा किस लिए यूज होता है, फॉरेन की हमारा यूज होता है अगर हमें एक टेबल को दूसरी टेबल के ऊपर डिपेंडेंसी क्रिएट करनी है, ठीक है? और अगर आपने डिपेंडेंसी क्रिएट करनी है तो सबसे पहली बात होती है, तब भी हम प्राइमरी फॉरेन की क्रिएट करते हैं। तो फॉरेन की के लिए हमारे पास जिस टेबल का हम रेफरेंस ले रहे हैं, वो जिस भी कॉलम के ऊपर ले रहे हैं, ठीक है? वो कॉलम हमारा प्राइमरी की पे होना चाहिए। जैसे अभी मैंने टेबल क्रिएट करी, नॉर्मल टेबल है ये डीपीटी, ठीक है? ये मेरी टेबल क्रिएट होगी, ठीक है? जैसे मैं इस वाली टेबल को ड्रॉप कर लेता हूँ, ईएमपी पर, ठीक है? अब मेरी ये टेबल यहाँ पे क्रिएट हो गई है DPT1। इसमें मेरे 2 कॉलम है, DPT नंबर और डिपार्टमेंट नेम यानी कि डी नेम, ठीक है? सिंपल है। अगर मैं अभी इसका रेफरेंस नहीं लूँगा तो ये कुछ क्रिएट नहीं होगा। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, ज़रूरी नहीं है कि जो कॉलम का नेम इधर है, DPT1 के अंदर है, जो उसकी पेरेंट्स टेबल के अंदर है, आप चाइल्ड टेबल में उसका सेम ही नेम रखोगे, ठीक है? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है बट रखना सेम ही चाहिए वैसे। ठीक है? जिससे आप लोगों को समझ आ जाए। जैसे मैंने यहाँ पे इसका नाम रख दिया है
टीपीटी आईडी, ठीक है, राइट। अब मैंने यहाँ तक का ये टेबल हमारी नॉर्मल टेबल थी। अब मैंने क्या बोला, इसके बाद मैंने लिखा फॉरेन की रेफरेंसेस, ठीक है। तो फॉरेन की का रेफरेंस हम किस टेबल से ले रहे हैं? मैंने बोला रेफरेंसेस DPT1। DPT1 क्या है? यहाँ पे टेबल का नेम है, ठीक है। और कौन से कॉलम को हम यहाँ पे रेफर कर रहे हैं? हम कर रहे हैं DPT नंबर को, ठीक है। तो ये मेरी टेबल अब यहाँ ये वाली टेबल भी क्रिएट हो गई, ठीक है। अब मैं इस टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करता हूँ। इंसर्ट इनटू EMP1 वैल्यूज, ठीक है। अब हमारी ये स्टेटमेंट है। अब आप देखोगे इसमें कोई भी सिंटैक्स एरर नहीं है इस स्टेटमेंट में, ठीक है। ऐसे हम टेबल बनाते हैं और इसी तरह से हम डेटा इंसर्ट करते हैं। बट ये मुझे एरर थ्रो करता है। ये बोल रहा है इंसर्ट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्टेड विद द फॉरेन की, और फॉरेन की का ये नेम है। ये कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, कॉन्फ्लिक्टेड कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि जो मैंने यहाँ पे रेफरेंस लिया, मैं यहाँ पे DPT नंबर 10 की एंट्री कर रहा हूँ। बट 10 तो हमारा पेरेंट्स टेबल में है ही नहीं। पेरेंट्स टेबल में हमारा क्या है? डेटा, कोई भी डेटा नहीं है। अगर मैं वहां पे स्टेट ये चलाता हूँ, सेलेक्ट क्वेरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम DPT1, सो इन DPT टेबल देयर इज नो रो, ठीक है। हम क्या करते हैं? तो सबसे पहले इंसर्ट स्टेटमेंट क्या बोलती है? सबसे पहले आपकी पेरेंट्स टेबल में डेटा होना चाहिए, तो आप बोलते हो इंसर्ट इनटू DPT1 वैल्यूज, ठीक है। मैंने यहाँ पे 10 डाल दिया और यहाँ पे इसको लिख दिया AC। ये स्टेटमेंट मैंने एग्जीक्यूट कर दी, ये मेरी रो यहाँ पे इंसर्ट हो गई है। मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम DPT1 करता हूँ, तो आपको ये दिख रही है। अब मैं इसकी एंट्री कर देता हूँ। अब देखोगे मेरी इस टेबल में एंट्री भी हो गई। पहले नहीं हो रही थी, पहले मुझे एरर थ्रो कर रहा था। क्यों एरर थ्रो कर रहा था? क्योंकि उसकी जो पेरेंट्स टेबल है उसमें डेटा नहीं था। तो जब हमारी EMP1 टेबल है वो DPT1 टेबल के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर उसमें डेटा होगा तभी आप अपनी चाइल्ड टेबल में डेटा इंसर्ट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। और आप वही डेटा इंसर्ट कर सकते हो जो डेटा आपकी पेरेंट्स टेबल में है। ऐसा नहीं है कि आपने मन करा DPT नंबर में कोई भी आप अनाप शनाप कोई भी वैल्यू इंसर्ट कर दोगे, नहीं। जो आप डेटा इंसर्ट करोगे चाइल्ड टेबल में, जिस कॉलम का आपने रेफरेंस ले रखा है, जैसे अभी हमने DPT नंबर का रेफरेंस लिया था DPT आईडी के ऊपर, तो आप DPT आईडी के अंदर वही डेटा इंसर्ट कर सकते हो जो आपकी पेरेंट्स टेबल के अंदर है। अगर आप कोई भी अलग वैल्यू इंसर्ट करते हो तो वो डेटा इंसर्ट नहीं होगा, वो आपको एरर थ्रो करेगा कॉन्फ्लिक्टेड वाला, कि ये भाई कॉन्फ्लिक्टेड है फॉरेन की वजह से। जैसे मैं भी यहाँ पे इसको 20 डाल देता हूँ, ठीक है। मैंने 20 डाल दिया, इसको मैंने कर दिया 102 और मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये मुझे एरर थ्रो करता है। क्यों एरर थ्रो करता है? द इंसर्ट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्टेड विद द फॉरेन की कॉन्स्टेंट, इसका कॉन्स्टेंट का नेम है, ठीक है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे 20 की एंट्री बना दूंगा तो ये मेरा डेटा इंसर्ट हो जाएगा। जैसे अभी मैं 20 की एंट्री बना देता हूँ, हम बोल देते हैं 20, इसको FC कर देते हैं कुछ भी, ठीक है। ये बन गया, ये है। और अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। जी पहले एरर दे रहा था, अब आप इंसर्ट हो गया। डिलीट के केस में क्या बोलता है? डिलीट का स्कॉल्ट हो जाता है, वाइस वर्सा। क्या डिलीट में आपकी चाइल्ड टेबल से डेटा डिलीट होगा पहले, तब आप पेरेंट्स टेबल से डेटा डिलीट कर पाओगे। जैसे मैं इसमें डिलीट करता हूँ, डिलीट स्टेटमेंट क्या बोलती है? डिलीट फ्रॉम DPT1 वेयर
डीपीटी नंबर इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये मुझे एरर थ्रो करता है फॉरेन की वाला। ठीक है, तो हम सेम कर देते हैं, डिलीट फ्रॉम ईएमपी वन। जैसे मैंने आप लोगों को भी बताया कि पहले आप उसकी चाइल्ड टेबल से डेटा डिलीट करोगे। ये डीपीटी नंबर, तो हमारा वहाँ पे डीपीटी आईडी है इक्वल टू 20। मैंने इसको डिलीट करा, तो ये स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट हो गई। अब मैं इसको चलाता हूँ तो ये वाली मेरी एग्जीक्यूट हो गई। तो एक टेबल हमारी जो एन नंबर ऑफ टेबल, हम इसी तरह से वो कर सकते हैं, डिपेंडेंसी क्रिएट कर सकते हैं। तो अब आप कोई भी डेटा डिलीट करोगे तो पहले आप उसकी चाइल्ड टेबल से डेटा डिलीट करोगे, तभी जाके आप उसकी पेरेंट्स टेबल से डेटा डिलीट कर सकते हो। हाँ जी। सर इसके मतलब एडवांटेज क्या है फॉरेन की, क्या मतलब क्यों यूज किया है? हेलो। हम्म, है है मैं ऑडिबल? यस। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, इसके मतलब बेनिफिट क्या है फॉरेन की को यूज करने का, क्योंकि टेबल तो वैसे ही बन रहे हैं, उसको रेफर करा के मतलब क्या बेनिफिट है हमें बेनिफिट क्या डेटाबेस? है? जी। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। आप लोग सब लोग यूज करते हो अमेजोन, ये मतलब जितनी भी साइट है ये ई कॉमर्स वाली। जी। ठीक है, हैव यू यूज ई कॉमर्स यस साइट सर। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा? जी सर, यूज किए। करिए आपने? जी। ठीक है, आपने वहां से कोई चीज मंगाई और आपने उसको वापस कर दिया। ठीक, तो जो आप वहां से वापस करते हो, क्या वो रिफंड जो होता है वही आता है या अलग आ जाता है? जैसे आपने कोई चीज 2,000 की मंगाई और आपने उसको वापस कर दिया और आपका रिफंड 1,000 आया, ऐसा हुआ है? नहीं सर, जितने का मतलब प्राइस होता है उस प्रोडक्ट का उतना ही आता है। उतना ही आता है, बिल्कुल सही बात है। आपने 10 चीज मंगाई, ठीक है, जी। राइट? आपने 10 चीज मंगाई, 10 में से आपने सारी चीज पसंद आ गई, आपने उसमें से एक चीज को रिटर्न कर दिया। जी। ठीक है, तो आपका कितना रिटर्न आएगा? एक का आएगा, 10 का आएगा? हेलो ब्रो। एक का आता है। जी एक जी। का एक। जी सर। ठीक है, उनको कैसे जी। पता चलता है कि जो ये रिटर्न करा है ये इस अकाउंट में आ जाना चाहिए, ये इसका रिटर्न है? क्योंकि सर ऑर्डर लगवाते हैं आईडी से, ऑर्डर आईडी जाती है, रेफरेंस जाता है। ऑर्डर आईडी जाती है। ऑर्डर आईडी किसके अगेंस्ट जनरेट होती है वो? सर प्रोडक्ट। नहीं, प्रोडक्ट के अगेंस्ट थोड़ा ही नहीं होती है। सर वो जो आईडी, ऑर्डर आईडी यूजर आईडी के। जनरेट होती है वो यूजर आईडी के अगेंस्ट होती है। ठीक है, जी जी। अब आप मुझे बताओ, यूजर, अगर मैं यूजर की बात करता हूँ तो यूजर्स कितने होते हैं भाई? अगर मैं बात करता हूँ अमेजोन को, कितने लोग यूज कर रहे हैं? सर एन नंबर्स ओके तो। एन नंबर्स। ठीक है, चलो जी। मैं बोल देता हूँ 100 लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, जी। जी। बिल्कुल सही बात है, 100 जी लोग सर। यूज कर रहे हैं। जी। अब हम बात करते हैं 100 लोग कितने ऑर्डर करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ, आप ही की बात करते हो, आप कितने ऑर्डर कर दोगे? सर कर लेता हूँ 4-5 50, ऑर्डर। 60, 70? जी। अगर मैं आपके एक साल की हिस्ट्री निकालो, मे भी हो सकता है आपने 1,000 ऑर्डर करे हो। जी सर। ठीक, तो ऐसे तो फिर हमारे जो टेबल है उस टेबल में जो डेटा है, कितना डेटा आ जाएगा? सही बात है। कैसे उसको वो करेंगे हम, मैनेज जी। करेंगे? मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा ना। जी जी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं। ये हमारी है कस्टमर टेबल। ठीक है, जी। तो कस्टमर में किसकी इंफॉर्मेशन होती है? कस्टमर की, आपकी जी। इंफॉर्मेशन होगी वहां पे।
ठीक है, कस्टमर नेम, कस्टमर आईडी, ठीक है, जो भी वो डालता है उसकी डेट ऑफ बर्थ या जैसे भी है, ठीक है, उसकी अकाउंट डिटेल्स, ठीक है, वैसे अकाउंट डिटेल्स अलग ही रहती है, राइट। जी जी अब जैसे अब ऑर्डर की बात करते हैं हम, एक टेबल होती है ऑर्डर्स, ठीक है, तो ऑर्डर्स में क्या होता है, जो आपने ऑर्डर्स करे उसकी हिस्ट्री होती है, वही होता है ना। जी और जो आप चीज सामान खरीद रहे हो, जो चीज आपको वहां पे दिख रही है, वो कहाँ पे होगी भाई। कल आप एक चीज लेने गए, वहां पे 50 एंट्री थी उसकी, ठीक है, जैसे आपने एक प्रोडक्ट खरीदा उसकी 50 एंट्री थी, वो कल आउट ऑफ स्टॉक चला गया, उनको कैसे पता चला वो आउट ऑफ स्टॉक है। उसका होने से डेटाबेस में एंट्री मतलब होगा, उनके पास काउंट होगा। तो वो आपकी वो क्या होता है, वो अलग टेबल होगी, ठीक है, आप जी जहां से परचेज करोगे, ठीक है, आपने वो चीज परचेज करी, जैसे वहां पे 50 एंट्री थी, तो आपने एक जी परचेज करा तो एक माइनस हो जाएगा ऑटोमेटिकली, राइट। जी उनसे उनको पता चलता रहता है। अब कोई नया प्रोडक्ट आया, ठीक है, अब उसकी एंट्री कहाँ पे जाएगी, ऑर्डर टेबल में थोड़ी ही नहीं आएगी, ये आपके कस्टमर टेबल में आएगी, नहीं आएगी ना। नहीं सर। जहाँ पे उसको मैनेज कर रहे हैं, जहाँ पे वो उसको मैनेज कर रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट डिटेल्स, ठीक है, तो वो कहाँ पे जाएगी, प्रोडक्ट डिटेल्स वाली टेबल के अंदर जाएगी उसकी इंफॉर्मेशन, जी जी ठीक। अब आपने उसको खरीदा, तो खरीदने के बाद एंट्री कहाँ बनेगी आपकी, उस ऑर्डर्स टेबल में बनेगी, उस ऑर्डर्स टेबल में कैसे बनेगी आपकी ऑर्डर आईडी। तो ऑर्डर जी। आईडी आप देखोगे ऑलवेज अलग बनती है, ऐसा तो नहीं है कस्टमर आईडी की एक ही ऑर्डर आईडी बनती है बार बार, एक ही नहीं सेम, वो अलग और नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे डिपेंड करता है सर। अलग अलग बनती है, राइट। अगर आपने 5 चीज खरीदी है तो मे भी हो सकता है वो 5 अलग अलग एंट्री बन जाए, जी ठीक है, वो डिपेंड करता है कि जो प्रोडक्ट है वो कहाँ से ले रहे हो, आप किस तरह का प्रोडक्ट ले रहे हो, ठीक है। जैसे आप एक ऑर्डर में क्या करते हो, ग्रोसरी का सामान भी ले लोगे, कपड़े भी खरीद लोगे, शूज भी खरीद लोगे और बाकी चीज भी ले लोगे, तो वो क्या होगा, वो सारी डिलीवरी एक साथ थोड़े ही नहीं होगी वो। तो उस केस में क्या होता है, 3 अलग अलग ऑर्डर आईडी बनती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो आपकी एंट्री ऑर्डर वाली टेबल से बनती है, ठीक है। अब जैसे क्या वो कस्टमर है, कस्टमर तो चेंज नहीं होगा ना उसकी कस्टमर आईडी, नहीं सर। ठीक है। तो अब क्या होगा, तब उसको उसकी डिटेल्स चाहिए होगी उस कस्टमर की, कि उस कस्टमर ने एक साल में कितने ऑर्डर जनरेट करे, तो कैसे निकालेगा वो, तो उसका जी सर। रेफरेंस हमारा ऑर्डर टेबल में होगा उस कस्टमर आईडी का, ठीक है। तो हम वहां पे क्या लगा देंगे, वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल टू 101, तो 101 के अगेंस्ट हमारे पास ये डेटा है, ठीक है। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर होता है किसी भी चीज को रखने का, ठीक है। अब जैसे आप उस जाओगे उस कस्टमर की उसको डिलीट करने चले जाओगे, कस्टमर की डिटेल्स डिलीट कर दे कोई, आपने बोला उस कस्टमर की डेटा को वहां से डिलीट कर दो, तो वो डिलीट नहीं होगा, क्योंकि जो उसकी ऑर्डर आईडी है वो कहाँ पे है, उसकी ऑर्डर टेबल के अंदर है, तो पहले सारे उसके ऑर्डर आपको डिलीट करने पड़ेंगे, तभी आप उस कस्टमर को वहां से हटा सकते हो। तो किसी भी चीज का एक स्ट्रक्चर बनता है, वो तभी आप उसको वो बनाते हो, ठीक है। अगर हमारे पास एक ही टेबल होती, उसी में कस्टमर आईडी होती, उसी में ऑर्डर आईडी होती, तो भाई कितने सारे मेरे पास डेटा हो जाता, कल को मुझे उसको डेटा को रिकवर का वो करना है, ठीक है। जैसे हमें क्या करना है, हिस्ट्री मेंटेन करनी है, हम 6 महीने की पुरानी हिस्ट्री मेंटेन करते हैं, 6 महीने के बाद का डेटा हम हटा देते हैं, तो फिर तो ऐसे हमारा हर 6 महीने बाद सारा डेटा ही डिलीट हो जाएगा, कस्टमर भी डिलीट हो जाएंगे हमारे, और ऑर्डर आईडी भी चली जाएगी। तो क्या कस्टमर को डिलीट करोगे आप, सर नहीं करोगे, ठीक है। तो वो आप उस तरह का डेटा बनाते हो, उस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हो, जैसे कि आप उसको अगर फ्यूचर में यूज करोगे कि 6 महीने बाद भी अगर आप अपनी हिस्ट्री चेक करोगे ना, तो आपको आप कहाँ पे जाओगे सबसे पहले, अगर आपको ऑर्डर देखना है तो आप उसकी साइट पे जाओगे, और वहां पे जाओगे अपने उस पे जाके यूजर पे जाके वो देखोगे, वहां से फिर आप ऑर्डर्स में जाते हो, डायरेक्ट ऑर्डर्स में जाके तो फिर आप उसको सर्च करना पड़ेगा, ये ऑर्डर है, ठीक है। अगर आप जाओगे उसके यूजर नेम पे जाओगे, वहां पे जाके ऑर्डर्स में जाओगे, तो आपको सारे ऑर्डर्स दिख जाएंगे, बिकॉज ऑफ दैट वो आपको क्यों दिखे हैं, उस यूजर आईडी की वजह से। और यूजर आईडी आपकी यूनिक आईडी होती है, जैसे अभी हमारे यहाँ ये एम्प्लॉय आईडी है, वो हमारी क्या है, यूनिक आईडी है।
उसी तरह से जो हमारी एम्प्लॉय डीपीटी टेबल थी, जो हमने डिपार्टमेंट बनाए थे, तो हमारा डीपीटी नंबर क्या था, यूनिक था। ठीक है, ऐसा नहीं है ना कि भाई पहले हम डिपार्टमेंट बनाएंगे और मैंने बिना डिपार्टमेंट के कोई बंदा मैं हायर कर लूंगा, कहाँ रखूंगा उसको मैं। तो वो सारी चीज है। तो इसलिए ही फॉरेन की का यूज होता है डिपेंडेंसी क्रिएट करने के लिए, कि कोई ऐसे वो नहीं कर सकता कि कोई भी डेटा डिलीट कर देगा। एक स्ट्रक्चर होता है, तो स्ट्रक्चर हमारा फॉरेन की ही बनाता है। ठीक है, और धीरे धीरे हम इसको करोगे तो तब इसको करोगे आप लोग, प्रैक्टिकल करोगे इसके, तो ऑटोमेटिकली आपको और चीजें समझ आ जाएगी। सर ये बेसिकली हम कह सकते हैं फॉरेन की जो है एसक्यूएल का कोर है, ज्यादातर कवर करना है। और नहीं है, एसक्यूएल के अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं, बट हाँ आप बोल सकते हो बहुत सारी चीज होती है जो हमारी इसी के ऊपर डिपेंडेंट होती है। जरूरी नहीं है कि हम हर बार डिपेंडेंसी वाली टेबल क्रिएट करेंगे। वो तो हमारी नीड के अकॉर्डिंग हम उसको उस तरह का डेटा बनाते हैं, उस तरह का हम स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। जैसे ट्रांजैक्शन आप करते हो, एटीएम में जाते हो, 50 बार एटीएम की हिस्ट्री चेंज करते हो, आप कभी 5,000 निकालते हो, कभी 2,000 निकालते हो, कभी 4,000 निकालते हो। ठीक है, तो वो ट्रांजैक्शन आईडी वहाँ पे क्रिएट हो जाती है। तो ट्रांजैक्शन जो टेबल होती है, ट्रांजैक्शन टेबल अलग होती है, कस्टमर टेबल, यूजर टेबल अलग होती है, राइट। और जो उसकी एड्रेस मेंटेन करने की जो टेबल्स होती है वो अलग होती है। तो वो क्या होता है, वो ऐसा तो नहीं है कि आप एड्रेस चेंज करने गए थे अपना और आपके भाई का एड्रेस चेंज हो जाएगा, किसी और बंदे का एड्रेस चेंज हो जाएगा। नहीं है, नहीं होता ना ऐसा। आप नहीं सर। अपना कर रहे हो तो तुम्हारा ही क्रिएट वो होगा। और ऐसा नहीं है ना कि जैसे आपके पास वो था, एक्सेस था, और आपने जाके उसका डेटा डिलीट कर दिया, नहीं कर सकता ना, क्योंकि उसकी एंट्री पहले वहां पे है। आप किसी भी कस्टमर का डिलीट नहीं कर सकते हो, फिर पहले उसकी आपको एंट्री वहां से हटानी पड़ेगी और डेटा आपको वहां पे हटाना पड़ेगा। ठीक है गाइस, गुड नाइट ऑल। राइट सर। गुड गुड नाइट नाइट सर। सर। Good night, sir. गुड नाइट।